आज 18 जून 2025 को मैं आपसे कुछ बहुत गंभीर बातें करना चाहता हूं। जो घटनाएं घट रही हैं, जिस तरीके से परिस्थितियां इवॉल्व कर रही हैं, उनके बारे में तो मैं बात आपसे करता रहता हूं, आज भी थोड़ी बहुत करूंगा। लेकिन आज मैं जो आपसे बात करना चाहता हूं वो सैद्धांतिक है। अगर आप उस सैद्धांतिक बात को नहीं समझेंगे तो आप हमास को नहीं समझ पाएंगे, आप ईरान के संघर्ष को नहीं समझ पाएंगे, आप ये भी नहीं समझ पाएंगे कि ईरान वर्सेस इजराइल अमेरिका की लड़ाई में जीत कौन रहा है। आप ये भी नहीं समझ पाएंगे कि क्योंकि मीडिया और नैरेटिव इजराइल अमेरिका के हाथ में है, तो वो किस तरह के ट्रिक्स आपके दिमाग के साथ खेल रहे हैं, किस तरह के पैतरेबाजी आपके साथ हो रही है। एक साइकोलॉजिकल वॉर चल रही है। जमीन की सच्चाई कुछ और है और हो कुछ और रहा है। देखिए, सबसे पहले हम आते हैं, इसलिए मैं थोड़ा उत्तेजित होकर आज आपसे बात नहीं करूंगा। मेरी उत्तेजना पैशन के ऊपर निर्भर है आज, लेकिन मैं आपको कुछ ठंडी बातें बताऊंगा ठंडे दिमाग से। आप भी उसको ठंडे दिमाग से सुनिए और उस पर विचार करिए, क्योंकि वही सच्चाई है। अभी देखिए क्या है, ट्रंप ने कहा कि ईरान वांट्स टू नेगोशिएट। फिर ट्रंप ने कहा कि ईरान वांट्स टू स्ट्राइक अ डील। मतलब कहने का यह है कि इजराइल ने ईरान को इतना मारा है कि ईरान झुकने को तैयार है। ईरान मेरे पास आ रहा है। ईरान, ये यहां तक कह दिया ट्रंप ने, ईरान फीलर्स भेज रहा है कि वो नेगोशिएट करना चाहता है। लेकिन मैं तंग आ गया हूं ईरान से, ये ट्रंप ने कहा कि मैं तंग आ गया हूं, मैं तो चाहता हूं ईरान सरेंडर करे, और ऐसे हाथ उठाए, ईरान सरेंडर करे। ये वाली, ये थोड़ा हमें दाहिने हाथ पे चोट लगी थी दिवाली की, बड़ी पुरानी। तो इस तरीके से उसने हाथ दिखा के कहा कि आई वॉन्ट ईरान टू सरेंडर। अच्छा, अब ये बताइए कि ईरान सरेंडर करना चाहता है, ये आप कह रहे हैं, ठीक है। ईरान खैर दूसरी बात कह रहा है। ईरान कह रहा है कि हम कतई सरेंडर नहीं करेंगे, किसी भी हालत में नहीं करेंगे। खमेनी साहब का बयान आया है कि थ्रेट विल बी मेट बाय थ्रेट, यानी धमकी के बदले धमकी। बॉम्बिंग विल बी मेट बाय बॉम्बिंग, यानी बमबारी के बदले बमबारी। और स्ट्राइक विल बी मेट बाय स्ट्राइक, यानी जो हमला तुम करोगे उसके खिलाफ या उसके बरखिलाफ तुमको भी हमला झेलना पड़ेगा। अब इसके बीच की सच्चाई क्या है? एक तरफ खमेनी कुछ कह रहे हैं, फिर यूएन के हवाले से भी एक ईरान का बयान आया है, जिसमें ईरान ने कहा है सरेंडर करने का सवाल ही नहीं है, हम तो जीत रहे हैं, हमने तो पूरी की पूरी एक जो ऑफेंसिव था अमेरिका और इजराइल का, उसको हमने बेकार कर दिया है, क्रिपल कर दिया है। अब मैं आपको समझाता हूं कि चक्कर क्या। देखिए क्या है कि अमेरिका और इजराइल जिस मिलिट्री स्कूल ऑफ थॉट के में पले बड़े हैं, उस मिलिट्री स्कूल ऑफ थॉट में एक चीज होती शॉक एंड ऑ, यानी एक बार साइमल्टेनियसली कई फ्रंट पे दुश्मन को मारो और उसके बाद मार के जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको कोलैप्स करा दो और फिर जीत का दावा कर दो और फिर उसको सरेंडर करा दो। ये इन्होंने अलग अलग तरीके से, जरूरी नहीं कि मिलिट्री तरीकों से भी, जैसे सोवियत यूनियन पे इन्होंने चौतरफा आइडियोलॉजिकल हमला किया, वहां पर एक अपना नेता पैदा किया लिबरल गोरबचेव। बाद में उससे एकदम से पूरा एक कू कराने की मतलब एक कू भी सीआईए ने प्लान किया, और उस कू के बहाने उस कू को दबाने के लिए उन्होंने पूरा सोवियत यूनियन को ही खत्म कर दिया। तो ये एक उनका एक तरीका है। ऐसे उन्होंने इराक के साथ किया। इराक में शॉक एंड ऑ, एकदम से इतना भयंकर तरीके से घेर के मारो, और अंदर से तुम्हारे पास एक जो इराक की जो लीडरशिप है, इराक की जो आर्मी है, उसका एक हिस्सा तुमने खरीदा हुआ था, वो लड़ाई नहीं, और तुम अब पूरा इराक कोलैप्स हो गया, सद्दाम हुसैन आइसोलेट हो गया। बैटल ऑफ प्लासी में भी यही हुआ था। दरअसल बैटल ऑफ प्लासी तो कभी लड़ी ही नहीं गई, क्योंकि जो ज्यादातर सेना सिराजुद्दौला की थी, क्लाइव ने वो खरीदी हुई थी, और अंदर से वो भी शॉक एंड ऑ, एक जो शॉक एंड ऑ का एक फॉर्म है, वो देखिए 1757 से ये अंग्रेजों का सिखाया हुआ है, जो पहली कॉलोनियल इंपीरियलिस्ट पावर थी, भारत में उसने एक्सपेरिमेंट किया। बैटल ऑफ प्लासी में भी ऐसे शॉक एंड ऑ, सिराजुद्दौला को बिल्कुल उसकी सेना को भी छीन लो, चारों तरफ से उसको ऐसा मारो कि वो बिल्कुल सरेंडर कर दे।
और वो सरेंडर करने को मजबूर हो जाए, क्योंकि उसके पास जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है, उसके लोग, वही उसके खिलाफ कर दे। यही इन्होंने ईरान में सोचा था, लेकिन अलग तरह से इन्होंने सोचा था। पहले मिलिट्री स्ट्राइक करेंगे, मिलिट्री स्ट्राइक में हम जो भी लॉयलिस्ट हैं, खमेनी के आसपास जो पूरा उनके अपने आदमी हैं, जो लोग क्रांतिकारी हैं, क्रांति के प्रति समर्पित हैं, उनको हम खत्म कर देंगे। 28 से ऊपर अफसर मार दिए, अभी तो खबर आ रही है 11-12 एथलीट्स मार दिए। यानी आप सोचिए कि अभी तो पूरी सच्चाई आई नहीं है। 200-250 से 300 पूरे टॉप की लीडरशिप और सिविलियंस जो सपोर्ट कर सकते थे, ब्यूरोक्रेट्स, उन सबको मार दिया और फिर अपना नेटवर्क एक्टिवेट कर दिया ईरान के अंदर। ऐसा लगे कि ईरान के अंदर ही एक अपराइजिंग हो रही है और वहां से बमबारी हो रही है, ड्रोन्स की बमबारी हो रही है, जो अभी बहुत लोग पकड़े भी गए, जिसके बारे में हमने आपको बताया भी, आज भी बताएंगे। और फिर ये सब करते हुए एक नैरेटिव बनाया, वो बड़ा भयंकर, पूरी दुनिया में माहौल कि ईरान झुक रहा है, ईरान खत्म, ईरान खत्म। अब तो खमैनी जिंदा है इजराइल के रहम करम पे, कभी भी खमैनी को हम मार सकते हैं। और फिर ट्रंप आ गए बीच में और ट्रंप ने लगे अपना कहने। अच्छा, एक तरह इन्होंने 2 जगह ये चीज और यूज की। सीरिया में इन लोगों ने यही किया। सीरिया में इन लोगों ने सीरिया की जो पूरी एक सरकार थी, असद सरकार, उसके एक बड़े हिस्से को अपनी तरफ कर लिया, रशिया को कंफ्यूज कर दिया। ईरान समझ रहा था खेल, लेकिन ईरान अकेला वहां पर क्या करता, और ऐसा माहौल बना दिया कि असद को वहां से भागना पड़ा। सीरिया की आर्मी पूरी कोलैप्स हो गई और इसमें क्रिटिकल रोल था रशिया को भी, जो कंफ्यूज कर दिया था अमेरिका ने। ये काम किया और वहां भी ये पूरा शौक ए नौ था। मतलब आप सोचिए कि 27-28 नवंबर को लड़ाई शुरू होती है, 8 दिसंबर तक खत्म हो जाती है। और उसमें भी यही सबसे इंपॉर्टेंट था कि इंटरनल कोलैप्स असद का हो जाए। ये हुआ था ना। अब भारत पाकिस्तान में जो हुआ, भारत पाकिस्तान में जो ट्रंप ने किया, वो भी उसका एक हिस्सा था। एक भारत पाकिस्तान के पूरे जो एक स्कर्मिश हुई, उसमें ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप ने खुद ही नेगोशिएशन स्टार्ट की दोनों से, इंडिया पाकिस्तान से। अब भाई जब अमेरिका बात करेगा तो वो दोनों बात करेंगे। और उसके बाद जो खुद ट्रंप नेगोशिएशन जो ट्रंप ने शुरू किए, उसने नैरेटिव को ट्विस्ट दे दिया और कहा कि नहीं, वो दोनों चाहते हैं मुझसे बात करना। और उसके बाद मुझसे बात की, मैंने सीज फायर करा दिया। अब इंडिया पाकिस्तान अवाक और उनको समझ में नहीं आ रहा क्या कहें, पूरा खेल उनके साथ हो गया, इंडिया के साथ खास तौर पे। तो अब ये जो पूरे, देखिए यही गेम ईरान में बहुत सारे जो, अब सोचिए बैटल ऑफ प्लासी, उसके बाद सीरिया, उसके बाद इराक, और भी ये इंडिया पाकिस्तान में ये सारा मिला जुला पूरा खेल हो रहा है। दरअसल ट्रंप चाहता है ईरान से समझौता, ईरान नहीं चाहता है ट्रंप से समझौता। ट्रंप चाहता है ईरान से समझौता और इसलिए कह रहा है कि ईरान चाहता है मुझसे समझौता। बात को समझे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस बात को आप नहीं समझ पाए तो आप समझ लीजिए कि कोई फायदा नहीं। और इस वीडियो को आप पूरा देखिए अंत तक, मैं पहले कहना भूल गया, इसको अंत तक देखिए। बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, बहुत सारे हमारे ऊपर, जो हम लोग के चैनल के ऊपर बहुत सारी ऐसी व्यूज़ कम करने की कोशिश की जा रही है। मैं लौट आया हूँ वापस बेंगलोर, आपसे खुल के बात कर रहा हूँ और अब से लगातार 2 या 3 वीडियो आएंगे ही दिन में। अभी देखिए, तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि ट्रंप ने जो खेल किया है, तो वो खेल उसने भारत पाकिस्तान से किया, वो सक्सीड कर गया। बाकी सब जगह सक्सीड किया। क्यों सक्सीड किया, ईरान में क्यों नहीं सक्सीड किया? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान सीरिया में पश्चिम के नशे में मशगूल, वेस्ट से इंटॉक्सिकेटेड एक बड़ा हिस्सा है इलीट का। पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, सीरिया में भी था, रशिया में भी है। तो वेस्ट से जो टॉक्सिकेटेड है, उसको वो लोग बड़े आराम से, कई उनके तरीके होते हैं, कभी अच्छी बातें करके, कभी घुमावदार बातें करके, रशिया को ये कहे कि यूक्रेन में हम समझौता करा देंगे। अब देखो, यूक्रेन में समझौता तो दूर, रशिया को और फंसा दिया है। अब रशिया अपनी गलती समझ रहा है कि सीरिया के समय अगर हमने ईरान की बात सुनी होती तो एक अलग मंजर होता आज। तो अब आप देखिए, अब यहां पर
जो इन लोगों ने जो इलीट्स वेस्टर्नाइज लिबरल इलीट्स उनको इस्तेमाल करके भारत में इन लोगों ने यही किया, भारत में यही किया इन लोगों ने, बाहर भी यही किया। और ये शशि थरूर जैसे लोग गद्दार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें इन्होंने भूमिका निभाई अमेरिका के पक्ष में। फिर जाके भारत के प्रतिनिधि भी बन गए, वहां जाके हाथ भी मिलाया है। और मोदी के साथ खेल हुआ और मोदी ने शशि थरूर को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाना पड़ा मोदी को। बताइए आप, ये सब वेस्ट टॉक्सिफिकेशन की वजह से। एक यहां हिस्सा है ब्यूरोक्रेट्स का जो मोदी को भी चलाता है सबको, जो वेस्ट से इंटॉक्सिकेटेड, और वो पूरा ये अमेरिका के हाथों में खेलता है, जो वो जैसा चाहता है जब चाहे वैसा वो खिलाता है। लेकिन वो स्थिति गाजा में हमास की नहीं है, वो स्थिति यमन की नहीं है, वो स्थिति हिजबुल्लाह की नहीं है, और वो स्थिति ईरान की नहीं है, वो इराकी रेजिस्टेंस की भी नहीं है। ईरान में उस तरह, ईरान एक क्रांतिकारी राज्य है। ईरान इज हमास विद अ स्टेट पावर। हमास की जो क्रांतिकारी एबिलिटी है, देखिए जो भी ताकत जिसके पास चार चीजें हो, एक तो झटके झेलने की कुव्वत, उसके बाद वापस पलट के जवाब देने की कुव्वत, तीसरी चीज मॉडर्न साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, और चौथी चीज कुर्बानी देने की अकूत एक अकूत जुनून। ये जो चार चीजें होती हैं, ये क्रांतिकारी किसी को बनाती है। और इसके साथ साथ ईरान के पास स्टेट पावर भी है, तो वो क्यों झुकेगा? उसके हक में सारी चीजें हैं। मैंने आज सुबह की वीडियो में बताया था कि ईरान के पास जितने हथियार हैं उससे इजराइल कई बार उजाड़ा जा सकता है। उसका जो स्क्वायर जो स्क्वायर माइल्स है इजराइल की, ईरान अगर अपना एक एक हथियार एक एक जगह डाल दे, पूरे इजराइल के लिए बहुत ज्यादा है। अमेरिका उतनी दूर से कुछ नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। B2 जो उसके बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स, B2 बॉम्ब्स जिनके बारे में अमेरिका को बहुत गुमान है, वो बॉम्ब्स भी अमेरिका के बेकार हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। आज खबर आई थी कि अमेरिका अपने बॉम्बर्स उड़ा रहा है, उसमें कोई सच्चाई नहीं। सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। ईरान के अंदर खुर्रामाबाद एक जगह है, और वहां पर एक न्यूरोलॉजिस्ट गिरफ्तार हुआ है जो इमाम अली मिलिट्री बेस वहां पर है, उस पर नजर रखे हुए था न्यूरोलॉजिस्ट, उसका लड़का भी। उनके पास कम से कम 2 माइक्रो ड्रोन्स मिले हैं, 200। वहां से वो लोग पूरा संचालित कर रहे थे जो इंटरनल ऑपरेशंस हैं ईरान के अंदर। अच्छा, इस तरह के कम से कम सैकड़ों लोग थे, ये एक है जिसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ऐसे ही कई जगह मोसाद के लोग पकड़े जा रहे हैं, जो कुछ इरानियंस हैं, कुछ विदेशी हैं, जिन्होंने आके ईरान के अंदर जो लिबरल्स हैं उनका फायदा उठा के अंदर घुसे, और उन्होंने पूरी तरह से एक जाल बिछाया, और उसके माध्यम से इजराइल ने जो तथाकथित हमला ईरान पे किया, दरअसल वो ईरान के अंदर से हुआ। अब इस बात को समझाने वाला कोई नहीं, इस बात को एक्सप्लेन करने वाला कोई नहीं, क्योंकि देखिए अभी क्या सच्चा है। आज सुबह से कम 61 ड्रोन्स इजराइल के ईरान ने गिराए। ट्रंप जो भी कह ले, ट्रंप की यह हिम्मत नहीं है कि वो जाके आगे ईरान को कहें कि तुम सरेंडर करो, ईरान सरेंडर कर दे, क्योंकि ईरान ने साफ साफ कह दिया है हम लोग कभी भी धमकी से सरेंडर नहीं करते, हम लोग अपने अंतिम दम तक लड़ेंगे। और अंतिम दम तक लड़ने की भी बात जो वो कह रहे हैं, वो एक कहने के लिए कह रहे हैं। एक्चुअली उनके कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर वो ताकत है, हमारे अंदर वो साख है, हमारे अंदर वो एक कैपेबिलिटी है, हम सक्षम है कि हम तुम दोनों को हरा सकते हैं। अब ये बात लोगों को अजीब लग सकती, लेकिन ये सच्चाई, क्योंकि ये वॉर ऑफ एट्रिशन है। वॉर ऑफ एट्रिशन में ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, अब शॉक एंड ऑ नहीं चलता है। आपने शॉक एंड ऑ शुरू में झटका दिया, आपने झटका झेल लिया, झटका झेलने के बाद धीरे धीरे रेवोल्यूशनरी फोर्सेस बिल्डअप करती है अपने को, और वो फिर अपने सारे संसाधनों को इकट्ठा करती है। उसमें टाइम लगता है, लेकिन जब वो धीरे धीरे इकट्ठा हो जाती है फिर वो स्ट्राइक बैक करती है, और वो फेटल होता है। तो ये देखिए, ये जो पूरी बात थी, ये जो पूरा इसका इसेंस है, इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिए। ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा, और क्यों नहीं करेगा? इसलिए नहीं कि उसको लड़ते हुए मर जाने का शौक है, नहीं। ईरान इसलिए नहीं सरेंडर करेगा क्योंकि वो एक क्रांतिकारी एक तो विचारधारा है, दूसरी बात उसकी जो सामरिक पोजीशन है, वो क्यों सरेंडर करे? वो उसके हाथ में, उसके दोनों हाथ में लड्डू हैं इस समय।
चाहे दुनिया वालों को कुछ भी लगे, उसको पता है अपनी ताकत। जैसे हमास को पता है कि इजराइल को वो घिसाव थकाव की लड़ाई में हरा देगा। इजराइल भले ही बम्बार्डमेंट कर ले, 50 लाख सिविलियंस को मार दे, 1 लाख लोगों को मार दे, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख मार दे। अमेरिका ने भी वियतनाम की वॉर में 10 लाख से लेकर 30 लाख, अभी तक कोई बता ही नहीं पाया कितने लोगों को मारा। अंग्रेजों ने भारत में 1 करोड़ लोगों को मारा। तो उससे तय नहीं होता है। घिसाव थकाव की लड़ाई में जो साइड पहले थके और जो छोटी ताकत होती है, जैसे अंग्रेज जहां छोटी ताकत थे भारत में, थक गए और वो हार गए। इजराइल छोटी ताकत है और वो थक के घिसाव थकाव की लड़ाई में वो हार जाएगी। हमास से हार रही है, सब हिजबुल्ला से हार रही थी, यमन से हार रही और ईरान से भी हार जाएगी। और अमेरिका भी इस तरह की वॉर ऑफ एट्रिशन में नहीं लड़ पाएगा। इसको बात को समझिए। ये पूरी लड़ाई के डायमेंशंस क्या है, इसके लॉस क्या है, और फिर देखिए जो घटनाएं हो रही हैं उस पर नज़र डालिए। अभी देखिए रात में ईरान का एक बड़ा हमला होने जा रहा है, उसकी खबर लेके हम कल सुबह आपके पास फिर से आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।